हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CB आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल के दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को। चलिए कवर करते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? जनसंख्या घनत्व, आप हेडिंग डालेंगे जनसंख्या घनत्व और इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे। कोई रट्टा मार नहीं है, कोई किताबी भाषा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा मैंने लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। बहुत सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कही जा रही है। मान लो कोई एक एरिया है प्रति वर्ग किलोमीटर का, ठीक है, ये 1 किलोमीटर एरिया है जो भी मान लेते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। अब इस क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करेंगे इनकी जो संख्या होगी उसी को जो है जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगर ये जो है फार्मूला अगर आप लिख दोगे तो आंसर बहुत परफेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व निकालना होता है तो जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या मान लेते हैं 1000 है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है, तो यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो 100 व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर में 100 व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए भारत में सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो जवाब होगा इसका बिहार। मानचित्र में ये पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है, बिहार में है। और सबसे कम अगर पूछ ले तो सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, बिहार में है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बता दिया, बहुविकल्पीय में या मानचित्र में ये सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व के उच्च जनसंख्या वाले देशों का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में अति लघु में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने नाम लिखे हैं जो विश्व के कुछ उच्च जनसंख्या वाले देश हैं। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर चीन है, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है। ये टॉप 6 के नाम मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि 2023 के नया रिपोर्ट जो आया था उसमें भारत को नंबर 1 पर बताया कि भारत की जनसंख्या जो है वो पूरी दुनिया में अब नंबर 1 पे आ चुका है, जो नया रिपोर्ट जारी हुआ 2023 का। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसको याद करना है कि विश्व में अधिक जनसंख्या जो जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ़नी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एक चाबी है, ठीक है, एक चाबी है और इस चाबी को उषा नाम की एक लड़की ने सिया के बाप को दिया था। एक चाबी है जिसे उषा नाम की लड़की ने दूसरी अपनी सहेली के सिया के बाप को दिया था। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी, भीड़ इतना ज़्यादा था कि चाबी खो गई है। तो आपको बस इतना समझना है, चाबी उषा ने सिया के बाप को दिया था। अब दिया था, कब दिया था, ये तो दिया था, पता नहीं चल पाया कब दिया था, लेकिन दिया था ज़रूर। तो देखिए चा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीन हो जाएगा और भी से क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ऊषा मतलब ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को USA भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद सिया, यहाँ पे देखिए सिया मतलब इंडोनेशिया, और बाप में 2 बाप हैं। यहाँ पे पहला बा से ब्राज़ील हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ बाप में जो है 2 नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्राज़ील और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि चाबी उषा ने सिया के बाप को दिया था। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अति लघु में और लघुत्तरीय में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है, सिर्फ 3 भौगोलिक कारक पूछा है, तो 3 भौगोलिक कारक को ही मैंने नोट डाउन किया है। अब इसके बारे में थोड़ा व्याख्या भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कारकों की विवेचना कीजिए, तो विवेचना भी आपको करना होगा। लेकिन अगर आपसे 1 नंबर में पूछता है तो आपको सिर्फ ये तीनों नाम ही लिखना है, इसके बारे में वर्णन
नहीं करना है। अगर ये 2 नंबर में पूछता है तो आप थोड़ा थोड़ा 1-2 करके लाइन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा में क्या ले सकते हैं, पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। अब यहाँ पे सवाल दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सवाल में कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, यानी एक स्थान से जनसंख्या दूसरे स्थान पर क्यों प्रभावित होती है, क्यों दूसरे स्थान पर जाती है, उसके लिए भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 कारक है, जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। तो पहला में क्या लिख सकते हैं, आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होगी उस क्षेत्र में आसानी से लोग वहाँ पे अपना बसाव शुरू कर देंगे। देखिए इसमें लिख सकते हैं कि वायु के बाद जल ही जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। सिंपल सी बात यह है कि ऑक्सीजन के बाद जो है जल को ही प्राथमिकता दी जाती है जीवन के लिए। तो जल के वायु के बाद सबसे प्राथमिकता दूसरे नंबर पे कौन आता है, जल आता है। तो अब इसमें लिख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में पीने के पानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ जनसंख्या प्रभावित होती है। बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझा दूं, मान लीजिए एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में गंदा पानी मिलता है और यहाँ पे इस क्षेत्र में स्वच्छ पानी मिलता है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो है किस क्षेत्र में रहना चाहेंगे, गंदे जहाँ पानी मिलते हैं वहाँ पे या स्वच्छ पानी जहाँ मिलता है वहाँ पे। आपका जवाब होगा जहाँ स्वच्छ पानी मिलता है। सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पीने के पानी स्वच्छ जल आपको अच्छे से मिलेगी वहीं पर आप रहना पसंद करोगे, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है। इस दोस्तों यहाँ पे देखिए कोटेशन सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोटेशन लिखने से इस आंसर का जो प्रभाव है वो और बढ़ जाता है। जैसे होता है ना कि आप जो है आप तैयार होकर जाते हैं लेकिन तैयारी में थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी स्मार्टनेस और झलकने लगती है। तो वही है कि यहाँ पे जो कोटेशन में लिख दिया इसके, इसलिए कोटेशन लिखने से ये आंसर और स्मार्ट हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पे भू आकृति को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भू का मतलब क्या होता है, धरातल होता है। आकृति का मतलब धरातल पे जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। आप जानते हैं कि जो हमारी धरातल है, धरातल पे मैदान भी है, पठार भी है, पहाड़ी भी हैं, पर्वत भी हैं और घाटी भी हैं। इस प्रकार से भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो जो आपको ये आकार देखने को मिल रहा है इसी को भू आकृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आकृति कहाँ पे है, भूमि पर है, धरातल पर है। अब देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा मानव बसाव कहाँ पे होता है। आपका जवाब होगा सबसे ज़्यादा मानव मैदानों में होता है। मैदानों में क्यों होता है, मैदानों में इसलिए होता है क्योंकि मैदानों में उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। पठारी क्षेत्र में जनसंख्या थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी जनसंख्या थोड़ा बहुत देखने को मिलती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या नामात्र देखने को मिलती है। वही घाटी में भी बहुत जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, जैसे आपने नाम सुना होगा कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, शिमला घाटी है ना, काठमांडू घाटी, ये सब जो घाटियाँ हैं इन घाटियों में भी जनसंख्या निवास करती है। तो आपसे कहने का तात्पर्य है कि मैदान में जनसंख्या क्यों ज़्यादा होती है, क्यों पहाड़ी पे पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। रीज़न यही है कि मानव को मैदान में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यही कारण होता है कि यहाँ पे मैदान में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है जलवायु। देखिए सिंपल सी बात है, जलवायु मानव को प्रभावित करती है। अति शीत प्रदेश में या फिर अति उष्ण प्रदेश में जनसंख्या कम निवास करती है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे सबसे अधिक ठंडी पड़ती है वहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी, जहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वहाँ जनसंख्या कम निवास करना चाहेगी। लेकिन जहाँ पे सम जलवायु पाई जाए, यानी समान ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब के मौसम जहाँ पे रहते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करना चाहेगी। तो जलवायु और जो है भू आकृति और जो है इसके बाद जो है जल की उपलब्धता, ये 3 पॉइंट हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताना है। 3 ऐसे कंपोनेंट बताने हैं, 3 ऐसे कारण बताने हैं, 3 ऐसे आपको जो है इसका घटक बताना है, तत्व बताना है जिसके कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है, जनसंख्या में बदलाव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र ए है, ठीक है, एक क्षेत्र बी है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाले क्षेत्र में, इस जो ए वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 10 लोग की वृद्धि होती है, 10 लोग की जन्म होती है, ठीक है। 10 लोग की जन्म हो गई यहाँ पे। मान लेते हैं इस ए वाले क्षेत्र में है, ए वाले क्षेत्र में पहले से जनसंख्या मान लेते हैं 100 थी,
तो जब 10 लोग की जन्म हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा 110 हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बी वाले जनसंख्या, मान लो यहाँ पे 5 लोग की डेथ हो जाती है, 5 लोग की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ मान लेते हैं कि 100 लोग रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 5 लोग हो जाएगी। ठीक, 5 लोग हो जाएगी। अब सवाल ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ से जनसंख्या जो है, यहाँ से जो बी वाला है, इस बी वाले से 5 लोग यहाँ पर चले गए ए में। ठीक है, 5 लोग ए में चले गए, तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 110 तो पहले से थे, 5 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 90 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको दोस्तों 3 चीज़ बताया है। इस 3 चीज़ में पहला पॉइंट ये कि इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जनसंख्या जो है 10 की वृद्धि हुई, यानी 10 लोग जन्म लिए तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ। यहाँ पे 5 लोग की डेथ हो गई तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ। यहाँ से 5 लोग फिर दूसरे स्थान पर चले गए तब भी जनसंख्या परिवर्तन हुआ। मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी भी क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, अगर मृत्यु होती है तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और अगर प्रवास होता है, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, प्रवास कहलाता है। तो ये 3 जो कारण है, ये 3 जो कंपोनेंट हैं, 3 जो घटक हैं, ये जनसंख्या को परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन को बताते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि अगर मृत्यु होगी, जन्म होगा तो जनसंख्या वृद्धि होगी यानी परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी तब भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर चले जाएंगे तो जहाँ से जाएंगे वहाँ कमी होगी, लेकिन जहाँ को जाएंगे वहाँ वृद्धि होगी, तो दोनों तरह से परिवर्तन हो रहा है। आई होप आपको पॉइंट ये भी क्लियर हो चुका होगा। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, बहुत सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को। किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, और इसी क्षेत्र में 5 साल बाद जब 5 साल बाद सर्वे किया गया तो यहाँ पे जनसंख्या 50 लाख हो गई है, यानी 10,000 से यहाँ पे 50 लाख हो गई है। तो दोस्तों कहीं न कहीं 5 साल में जो जनसंख्या बढ़ी है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप पेपर में डायग्राम बना देते हैं ना, ये सब जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, छोटा जो डायग्राम बनाया है, अगर इसका आप उपयोग करेंगे ना तो कमाल का आंसर आपका होगा, और कमाल का जो है आपका परसेंटेज उठेगा, नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि डायग्राम से आप चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। जनसंख्या किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, वृद्धि ज़्यादा ना हो उसके लिए उपाय क्या है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे 3-4 उपाय मैंने लिखे हैं। 3 उपाय यहाँ पे मैक्सिमम अति लघु में पूछा जाते हैं। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होगा तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है। परिवार नियोजन अपनाया जाए, परिवार नियोजन हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक की जो है स्लोगन लेकर चलना पड़ेगा, तब जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। दूसरा है कि विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए तो हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके। कुछ ऐसे यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड में लिखा गया, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल समझना नहीं है। अगला पॉइंट है प्रवास से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है। बहुत सिंपल वर्ड में आसानी से एक लाइन में आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है कि प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कारकों का वर्णन कीजिए। ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, अभी आपको बहुत आगे काम देगा। प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जो प्रवास को निर्धारित करते हैं, ऐसा कौन कौन से कारक होते हैं, कारक मतलब कारण भी लिख सकते हैं आप। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो प्रवास को निर्धारित करते हैं, यानी ऐसा कौन सा कारण होता है, ऐसा कौन सा कारण होता है जिससे एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, क्या कारण है। आइए उन कारणों को व्याख्या करते हैं। और पहला जो कारण दोस्तों आपके सामने है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक जो पहला कारण है, मैं आपको दोनों परिभाषा प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ तो बहुत सिंपल में आप इसे आसानी से समझ लीजिए। मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं एक क्षेत्र है, ठीक है, एक क्षेत्र मान लेते हैं ये ए है और एक क्षेत्र मान लेते हैं बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं इस ए वाले क्षेत्र से यहाँ पे बी वाले क्षेत्र में 10 लोग जो है प्रवास कर गए, मतलब ए से 10 लोग बी में चले गए, ठीक है, बी में चले गए। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे कि ए से
10 लोग जो गए हैं वो क्यों गए हैं, सबसे पहला कारण। दूसरी बात, बी में ही क्यों गए हैं, कहीं और दूसरे जगह क्यों नहीं गए। कहीं मान लो कोई स्थान सी है, कोई स्थान डी है, यहाँ क्यों नहीं गए, बी पर ही क्यों गए, इसके पीछे कारण क्या है। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि ए से छोड़कर इसलिए गए होंगे क्योंकि यहाँ पे अशिक्षा होगा, यहाँ पे बेरोजगारी होगी, यहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं होगी, यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, यहाँ पे सुरक्षा नहीं होगा। यही कारण देखते हुए यहाँ से लोग दूसरे स्थान पर गए होंगे। जहाँ को गए होंगे वहाँ क्यों गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा होगा, यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा होगा, यहाँ पे रोजगार मिल रहा होगा, यहाँ पे शांति होगी, यहाँ पे सुरक्षा होगा। यही कारण दोस्तों कि बी में लोग आना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक डिटेल में और बता दूं तो सिंपल और में समझ सकते हैं। अपकर्ष कारक मतलब ये होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग जाके बस जाते हैं, वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार की सुविधा होती होगी, वहाँ पे शिक्षा, वहाँ पे चिकित्सा, परिवहन, वहाँ पे सुरक्षा, ये सब होने के कारण लोग वहाँ पे जाके बस जाते हैं, तो उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। इस बात को आप ऐसे ले सकते हैं, जब लोग नगर की ओर आकर सुख सुविधाओं से प्रेरित होकर वहाँ बस जाते हैं तो उन्हें अपकर्ष कारक कहा जाता है। अप मतलब आना, समझ लीजिए, अप मतलब आना, जहाँ लोग आकर बस जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाएगा। जैसे कि वहाँ रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है या सुरक्षा है, इसी कारण लोग यहाँ पे आते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा प्रतिकर्ष कारक को देख लीजिए। जब लोग बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, भूखमरी आदि समस्याओं के कारण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। वही बात यहाँ पे एक आ गई है कि जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जहाँ से जाते हैं उसको प्रतिकर्ष कारक कहेंगे और जहाँ को जाएंगे उसे अपकर्ष कारक कहेंगे। बस एक लाइन में परिभाषा समझ जाइए यहाँ पे कि जहाँ से जाते हैं, जहाँ से जाएंगे उसे प्रतिकर्ष कारक कहेंगे और जहाँ को जाएंगे, दोनों में अंतर, जहाँ को जाएंगे उसे अपकर्ष कारक कहेंगे। दोस्तों यही इसमें अंतर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे चैप्टर के जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिया है। इसका जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।